हे गाइस व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। दिस इज सी ए निकुंज गोइंका, योर टैक्स मेंटर। और आज के वीडियो में हम रिवाइज करने वाले हैं सबसे ज्यादा ट्रिकी चैप्टर आपके सिलेबस का ऑफ जीएसटी, दैट इज प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा ट्रिकी होता है। जनरली स्टूडेंट्स को वो लर्न करना पड़ता है, एक तरह का बर्डन होता है कि सर इतने सारे रूल्स है, इतने सारे सेक्शंस है, इतने सारे सर्विसेज है, किस तरीके से हम रिवाइज करें। प्लीज़ हमें इसका एक रिविजन वीडियो बना कर दीजिए ताकि प्लेस ऑफ सप्लाई एक बार में हमें पूरा समझ में आ जाए। और प्लेस ऑफ सप्लाई को समझने के लिए क्या बेसिक प्रिंसिपल्स रिक्वायरमेंट है वो इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ऑल्दो इट्स अ रिविजन, बट रिविजन भी ऐसा होगा कि रिविजन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। खाली ऐसा नहीं कि फटाफट प्रोविजंस बता दिया और बस चला गया, ऐसा नहीं होगा। फुल ऑन आपको प्रोविजन बताया जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर का। जैसे आप सबको पता है कि हम चैप्टर वाइज हम प्रैक्टिस सेशंस ले रहे हैं, चैप्टर वाइज हम रिवीजन कर रहे हैं, और चैप्टर वाइज आपको बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हर चैप्टर का जो मेन पोर्शंस है, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस सेशन करवाया जा रहा है। तो प्लीज, आई डोंट हैव टू से, यू हैव टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल इफ यू वांट टू बी अपडेटेड, इफ यू वांट टू गेट रियल टाइम बेसिस नोटिफिकेशंस। तो आपको ये यूट्यूब चैनल अपना सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन बटन भी दबाना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसी से स्टार्ट करता हूं। प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई अपना रेगुलर क्लास में फिनिश हो गया था और मैंने बहुत ही अच्छा एक नोट्स कंपाइल किया था, हैंड रिटन नोट्स कंपाइल किया था प्लेस ऑफ सप्लाई वाले चैप्टर से, which is basically provided in IGST Act. IGST Act में place of supply is basically provided in section number 10, section number 11, section number 12 and section number 13 of the IGST Act 2017, because it is a subject of the Parliament, and Parliament has exclusive power to determine whether a supply is interstate or intrastate, and that is why the place is there in IGST Act. IGST Act में section number 10, 11, 12 and 13 of IGST Act में place of supply के बारे में लिखा हुआ है सर। तो फटाफट आइए इस वीडियो को, मतलब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। रिवीजन कर रहे हैं और मैं सब टॉपिक्स के बारे में आपको बताऊंगा, एंड मैं आपको थोड़ा ट्रिक दूंगा कि हाउ यू हैव टू कंप्लीट दिस चैप्टर इन मिनिमम टाइम। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आता है गाइस, इट सच सराउंड्स अपॉन अ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, वेयर फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इवैल्यूएट कि कौन सा सेक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा, वेदर इट इज गुड्स और अ सर्विस, और अगर गुड्स और अ सर्विस है तो कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होगा, उसके क्या रूल्स है, अकॉर्डिंगली करंट केस में क्या रूल एप्लीकेबल होगा करंटली, उस फिर फाइनली आपको उसका प्लेस ऑफ सप्लाई, दैट इज अ पर्टिकुलर लोकेशन, आपको उसका आंसर निकालना पड़ेगा। दिस इज हाउ वी विल प्रोसीड विद द प्लेस ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर। तो चलिए सर, एज यू कैन सी फ्रॉम दिस चार्ट, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ये दो पोर्शंस में पूरे के पूरे चैप्टर कवर्ड है। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। इसका जो नोट्स है, व्हाट आई विल डू फॉर योर बेनिफिट, मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जस्ट फॉलो दिस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये फॉलो करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है आपको इसको नोट्स कैसे मिलेगा सर, ठीक है, इस पर्टिकुलर चैप्टर का प्लेस ऑफ सप्लाई। तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इन इंडिया, दैट इज सेक्शन नंबर 10। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड इनटू इंडिया, इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, दैट इज सेक्शन नंबर 11। तो सबसे पहले अपने डिस्कस करते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स जो कि इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हुआ है इंडिया से इंडिया के बाहर। तो सर इन दैट केस सेक्शन नंबर 11 सेज दैट इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स, क्योंकि इंडिया में इंपोर्टर है और सप्लाई यहीं पर माना जाता है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ द इंपोर्टर। बट इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, क्योंकि इंडिया के बाहर रेसिपिएंट है, सप्लायर इंडिया के बाहर है और रेसिपिएंट इंडिया के बाहर है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी ऑल्सो अ लोकेशन आउटसाइड India. Place outside India will be the place of supply in case of import of goods and export of goods. मैंने सेक्शन 11 आपको रिवाइज करवा दिया। अब अपने आते हैं सेक्शन नंबर 10 में। सेक्शन नंबर 10 में दो सबसेक्शन है ऑफ IGST एक्ट। सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 1 टॉक्स अबाउट जनरल केसेस ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई, एंड सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 2 सेज दैट अगर प्लेस ऑफ सप्लाई कैन नॉट बी डिटरमाइंड एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, देन यू हैव टू अप्लाई IGST रूल्स। अगर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो 10 सबसेक्शन 2 विल आस्क अस टू फॉलो द प्रिस्क्राइब्ड रूल्स ऑफ IGST, बट अभी तक गवर्नमेंट ने फाइनली इसको यूज नहीं किया, बिकॉज अभी तक जितने भी सिचुएशंस है सब सेक्शन 10 में कवर हो जाते हैं। आई मीन सब सेक्शन 10(1) में कवर हो जाते हैं, 10(2) का रिक्वायर्ड नहीं होता, ठीक है, तो 10(2) का रिक्वायर्ड नहीं होता। तो चलिए सर, सेक्शन नंबर 10 सब सेक्शन 1 में 5 क्लॉजेज है, 10(1)A, 10(1)B, 10(1)C, 10(1)D and 10(1)E, 5 clauses है सेक्शन 10 में which talks about place of supply of goods. सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर ए talks about कि अगर सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, अगर सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, इन दैट केस लोकेशन एट वेयर द मूवमेंट ऑफ गुड्स
टर्मिनेट्स फॉर द डिलीवरी टू द रेसिपिएंट। जहां पे मूवमेंट टर्मिनेट होगा वहीं पे प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा अगर सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स। नेक्स्ट अपने बिल टू शिप टू ट्रांजैक्शंस वाला मॉडल पढ़े थे सेक्शन 10(1)(b) में कि इफ सप्लाई इज डन और गुड्स आर डिलीवर्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ अ थर्ड पर्सन, यानी ए ने इंस्ट्रक्ट किया बी को कि बी तुम सी को डिलीवर कर दो, तो बिलिंग दो होगा, बी विल इनवॉइस टू ए एंड ए विल इनवॉइस टू सी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ए इंस्ट्रक्ट्स बी टू डिलीवर टू सी, तो बी इज डिलीवरिंग टू सी ऑन इंस्ट्रक्शंस ऑफ ए, तो बी जो इनवॉइस करेगा ए को, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी डिटरमाइंड एज पर 10(1)(b एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ द थर्ड पर्सन हु इज इंस्ट्रक्टिंग, यानी जो रेसिपिएंट एक्चुअली बिल रिसीव कर रहा है, जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है, उसी का प्लेस ऑफ सप्लाई, उसी का लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा एज पर सेक्शन 10(1)(b। और जो सेकंड इनवॉइस है कि ए इज फाइनली इनवॉइसिंग टू सी, वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई रूल डिपेंड, वहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई डिपेंड होता है 10(1)(c) में, जो अपने 10(1)(a) में जो अपने अभी पढ़ेंगे सर, ठीक है, कि अगर सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स तो लोकेशन ऑफ द गुड्स, लोकेशन विद द मूवमेंट टर्मिनेट्स फॉर द डिलीवरी विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो 10(1)(b) टॉक्स अबाउट कि जब बिल टू शिप टू ट्रांजैक्शन होता है तो इन दैट केस 10(1)(b) विल से लोकेशन ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द थर्ड पर्सन। देन कम्स 10(1)(c) वेयर सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व एनी मूवमेंट ऑफ गुड्स, मतलब गुड्स की मूवमेंट नहीं हो रही है, गुड्स जहां था वहीं पर है और सप्लाई हो गया, तो इन दैट केस 10(1)(c) एप्लीकेबल होगा। लोकेशन ऑफ द गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी जब हुआ तो गुड्स की क्या लोकेशन थी, कहां पे गुड्स डिलीवर हुआ, दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। देन कम्स 10(1)(d). 10(1)(d) टॉक्स अबाउट गुड्स व्हिच इज इंस्टॉल्ड और असेंबल्ड एट अ पर्टिकुलर साइट, इंस्टॉलेशन हुआ है, असेंबल हुआ है एक पर्टिकुलर साइट में और गुड्स हैंडओवर हुआ है, तो लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन और प्लेस ऑफ असेंबलिंग विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। एंड लास्टली 10(1)(e) talks about goods supplied on board a conveyance. 10(1)(e) talks about goods supplied on board a conveyance. तो in that case जब goods on board supply किया जाता है, जब इस इंडियन रेलवेज ने या कोई फ्लाइट या जहां पे भी ऑन बोर्ड सप्लाई किया जा रहा है, कन्वेंस में सप्लाई किया जा रहा है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन एट विच द गुड्स आर टेकन ओवर ऑन बोर्ड, जहां से गुड्स लिया गया, ऑन बोर्ड लिया गया, दैट विल बी कंसिडर्ड टू बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो गाइज ये सारे सेक्शंस थे 10(1)(a) से लेकर 10(1)(e) तक, और यहां पर हम लोग सेक्शन 11 भी पढ़ चुके, लोकेशन ऑफ इंपोर्टर इन केस ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के केस में टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। तो दिस इज अ वेरी स्मॉल समरी ऑफ सेक्शन 10 एंड सेक्शन 11 ऑफ IGST एक्ट, जो एग्जाम्स में आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी मैं स्टार्ट करूंगा प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज विच इज अबाउट सेक्शन नंबर 12 एंड सेक्शन नंबर 13। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इज अ बिट डिटेल्ड, इज अ बिट लॉन्गेटेड, बट आई हैव मेड इट वेरी सिंपल इन दिस चार्ट। आप देख सकते हो मैंने चार्ट में ना बहुत सिंपल कर दिया आपके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर, जो सर्विसेज पर सेक्शन नंबर 12 लगता है और सेक्शन 13 लगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कब सेक्शन 12 लगता है, कब सेक्शन 13 लगता है। सेक्शन 12 लगता है जब लोकेशन, जब सर्विस प्रोवाइडर, जब लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट बोथ आर इन इंडिया। अगर सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस रेसिपिएंट दोनों इंडिया में है तो लग जाएगा सेक्शन नंबर 12, और अगर सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस रेसिपिएंट दोनों में से एक अगर इंडिया के बाहर है तो लग जाएगा सेक्शन नंबर 13। तो सेक्शन 12 कब लगेगा, व्हेन सर्विस प्रोवाइडर एंड सर्विस रेसिपिएंट बोथ आर इन इंडिया, देन सेक्शन 12 विल बी एप्लीकेबल। बट व्हेन सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस रेसिपिएंट एनी वन ऑफ देम आर आउटसाइड इंडिया, देन सेक्शन 13 विल बी एप्लीकेबल। तो सर्विस के केस में जब भी प्लेस ऑफ सप्लाई निकालो, सबसे पहले आपको यह डिटरमाइन करना पड़ेगा कि सर्विस प्रोवाइडर कहां पे है, सर्विस रेसिपिएंट कहां पे, दोनों का लोकेशन डिसाइड करो, उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि सेक्शन 12 लगेगा कि सेक्शन 13 लगेगा। समझ में आया दोस्त? आई होप आपको समझ में आ रहा है। मैं ट्राई कर रहा हूं इस चैप्टर को जितना इजी बनाने का, मैं आपके लिए बना रहा हूं, एंड मैं इसी तरीके से सारे चैप्टर्स का शॉर्ट वीडियोस बना रहा हूं और ये चैनल में अपने पोस्ट कर रहे हैं, ताकि आपको 100% इसका कॉन्फिडेंस आए सर कि हर एक चैप्टर आपको बहुत ईजी लगना चाहिए सर, हर एक चैप्टर बहुत ईजी लगना चाहिए। इट इज माई ड्यूटी दैट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मेक ऑल दीज चैप्टर्स वेरी वेरी ईजी फॉर यू। तो यस, कंटिन्यूइंग टू माय डिस्कशन सेक्शन 12 एंड सेक्शन 13। सर सेक्शन 12 कब लगता है, जब सप्लायर और रेसिपिएंट का लोकेशन दोनों इंडिया में है तो सेक्शन 12 लगेगा, और जब सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों में से किसी भी लोकेशन इंडिया के बाहर है
तो फिर सेक्शन 13 लगेगा। सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 12। नाउ गाइज लिसन टू मी वेरी केयरफुली, सम ट्रिक्स व्हिच आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू व्हिच विल हेल्प you in the exam time to remember those tricks and apply those tricks and accordingly use those tricks to answer your question. Section number 12 talks about place of supply of services. Goods तो सिंपल होता है, सर्विसेज इतना सारा है तो ट्रिकी होता है, लर्न करना पॉसिबल नहीं है। तो सर हमें कुछ प्रैक्टिस बताइए, इजी मेथड बताइए। सी व्हेन आई टॉक अबाउट सेक्शन 12, एज यू ऑल नो कैट जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, आई मीन जहां पे बायर लोकेटेड है जनरली प्लेस ऑफ सप्लाई वहीं पे माना जाएगा, बिकॉज अगर प्लेस ऑफ सप्लाई वहां नहीं माना गया तो प्लेस ऑफ सप्लाई डेस्टिनेशन का नहीं माना गया तो जो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स में बायर है उसे क्रेडिट कैसे मिलेगा? उसे तो क्रेडिट तभी मिलेगा ना जब प्लेस ऑफ सप्लाई उसका स्टेट माना जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में द लॉ हैज बीन मेड फॉर मोस्ट ऑफ द सर्विसेज इन सच अ मैनर दैट द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ द डेस्टिनेशन, आई मीन लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट। रेसिपिएंट का लोकेशन वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए सेक्शन 12 हो या सेक्शन 13 हो, सबसे पहले लॉ मेकर ने बताया जनरल रूल। जनरल रूल क्या है? जनरल मतलब सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 या 13 सबसेक्शन 2। 12 सबसेक्शन 2 टॉक्स अबाउट जनरल रूल ऑफ डिटरमाइनिंग प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर कोई पर्टिकुलर सर्विस का प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना है तो सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 के हिसाब से निकालिए। अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर और एंड लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट बोथ आर इन इंडिया, देन सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 विल बी एप्लीकेबल। उसके बाद अगर वो नहीं निकल पा रहे तो देन यू फॉलो, मतलब you also have specific provisions, that is 12 subsection 3 to 12 subsection 14, else you follow 12 subsection 2. So there are two kinds of sets: general rule, specific rule. If there is a specific rule, specific service, and you are determining place of supply of that service, then that service ka rule will be applicable, else you follow general rule. And what is general rule? General rule is very simple. You are supplying to registered or you are supplying to unregistered. Recipient कौन है? क्या वो registered है कि unregistered है? अगर registered है तो location of that registered person will be the place of supply. लेकिन अगर वो unregistered है recipient, then you have to see whether you have his address, recipient address in your record. If yes, then location of that address, जहां पे भी वो एड्रेस लोकेटेड है उसका रेसिपिएंट का। लेकिन अगर एड्रेस इज मिसिंग देन सप्लायर्स लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, एंड अकॉर्डिंगली प्लेस ऑफ सप्लाई निकाला जाएगा और अकॉर्डिंगली नेचर डिटरमाइन होगा। लोकेशन ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई अगर सेम स्टेट सेम यूटी तो लग जाएगा इंट्रा स्टेट C+S और C+UT, एंड इफ इट इज लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इन डिफरेंट स्टेट तो लग जाएगा इंटरस्टेट सप्लाई, लग जाएगा IGST। तो यह डिफॉल्ट रूल, रेसिपिएंट का लोकेशन इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा देखिए। वैसे ही कुछ बहुत सारे सबसेक्शन है, मैंने यहाँ पे पूरा लिस्ट दिया है। 12 सबसेक्शन 5, 12 सबसेक्शन 7, 12 सबसेक्शन 8, 12 सबसेक्शन 9, 12 सबसेक्शन 13, ये कुछ 3, 4, 5 सर्विसेज ऐसे हैं जहां पे यू नीड टू फाइंड आउट वेदर रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड और नॉट। इफ रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड जस्ट गो फॉर इट। रेसिपिएंट का जो रजिस्ट्रेशन जो भी लोकेशन का है दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है देन सब डिफरेंट रूल विल बी एप्लीकेबल। तो सेक्शन 12 में 5 सर्विसेज ऐसे हैं जहां पे रेसिपिएंट्स रजिस्ट्रेशन इज अ रेलिवेंट फैक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा सेक्शन 13 में नहीं होगा, 12 में ही आपको मिलेगा कि रेसिपिएंट का रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है क्या। तो जैसे सर यू कैन गो फॉर इट। देखिए नोट्स मैंने ना पूरा क्लास में यूज किया था, मेरे जितने भी रेगुलर बैच के स्टूडेंट्स हैं वो ये जानेंगे कि सर ने ये चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते पूरा यूज किया था। तो सर यहाँ पे आपको बहुत इजीली ये आप चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो इस नोट्स के हेल्प से, एंड इसका नोट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप प्लीज उसको डाउनलोड करके आराम से घर पर पढ़ लीजिएगा। ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, बात कर रहे हैं ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज का। जब हम ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज का बात करें तो रेसिपिएंट जो रजिस्टर्ड है उसके लिए दे रहे हैं तो लोकेशन ऑफ दैट रजिस्टर्ड पर्सन, एल्स इफ ही इज अनरजिस्टर्ड देन द प्लेस वेयर सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म्ड विल बी कंसीडर्ड टू बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। देन 12 सबसेक्शन 7, क्या सबसेक्शन नंबर लर्न करना है? नो, नॉट एट ऑल। याद करोगे तो आपके लिए बेनिफिट डेफिनेटली है। एग्जाम में आपका प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है। एग्जामिनेशन में यू ऑल्सो ट्राई टू ना, जब आप सेक्शन नंबर लर्न करते हो ना तो आपका भूलने का चांस कम हो जाता है प्रोविजन, बिकॉज सेक्शन नंबर आपको लर्न है। बट आई डोंट मैंडेट यू दैट आपको सेक्शन नंबर लर्न करना है, स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। अगर कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो कोई बात नहीं, एक्चुअली कम से कम आंसर तो सही लिख कर आना। 12 सबसेक्शन 7 टॉक्स अबाउट इवेंट ऑर्गेनाइजिंग सर्विसेज। इवेंट ऑर्गेनाइजिंग सर्विसेज उसके रिलेटेड जितने एंसिलरी सर्विसेज और स्पॉन्सरशिप सर्विसेज, अगर ये रजिस्टर्ड पर्सन को दिया जा रहा है तो रजिस्टर्ड पर्सन का लोकेशन लेंगे, और अगर रजिस्टर्ड पर्सन को नहीं दिया जा रहा है, अगर रजिस्टर्ड पर्सन को नहीं दिया जा रहा है तो इवेंट का लोकेशन लेंगे। अगर इवेंट इंडिया के बाहर हो गया और अनरजिस्टर्ड को दिया जा रहा है, इवेंट इंडिया के बाहर हो गया और अनरजिस्टर्ड को दिया जा रहा है तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, प्लेस ऑफ सप्लाई होगा लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। और यहां पर सर, यहां पर अगर मल्टीपल, अब जो इवेंट है वो मल्टीपल स्टेट्स में हो रहा है तो लोकेशन
will be each of the states जहां पे भी ये इवेंट हो रहा है, तो मल्टीपल स्टेट्स में इन द रेशियो ऑफ द एग्रीमेंट वेयर द एलोकेशन रेशियो हैज बीन प्रिस्क्राइब फॉर डिफरेंट डिफरेंट सर्विस रेसिपिएंट। लेकिन सर अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो वहां पे आपको रूल नंबर 5 में जाना पड़ेगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो कैसे एलोकेट करेंगे? मल्टीपल स्टेट्स में मल्टीपल, एक ही इवेंट मल्टीपल स्टेट्स में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो कैसे एलोकेट करेंगे? तो सर प्लेस ऑफ सप्लाई तो स्टेट वाइज निकालना पड़ेगा। तो रूल नंबर 5 ऑफ आईजीएसटी रूल्स विल प्रोवाइड द मेथड हाउ यू हैव टू कैलकुलेट दैट पर्टिकुलर एलोकेशन। ये मैं थोड़ा डिटेल में इसलिए जा रहा हूं क्योंकि सर ये प्लेस ऑफ सप्लाई आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और जनरली स्टूडेंट्स को इसमें डाउट इसलिए होता है क्योंकि इतने रूल्स है, इतने इंटरलिंक्स है, तो दे बिकम वेरी कंफ्यूज्ड। रूल नंबर 5 नीचे लिखा हुआ है, वहां पे हम इसका डिस्कशन करेंगे जब एक साथ रूल्स का डिस्कशन होगा। देन कम्स 12 सबसेक्शन 8 व्हिच टॉक्स अबाउट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग मेल और कोरियर। जहां रेसिपिएंट का लोकेशन है तो रेसिपिएंट्स लोकेशन विल बी कंसीडर्ड टू बी द प्लेस ऑफ सप्लाई अगर वो रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है। अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस अनरजिस्टर्ड को दिया जा रहा है तो प्लेस वेयर गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर द ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर गुड्स इंडिया के बाहर डेस्टिनेशन है उसका, तो लोकेशन विल बी इंडिया के बाहर। प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी डेस्टिनेशन ऑफ दैट गुड्स आउटसाइड इंडिया। देन कम्स सेक्शन 12 सबसेक्शन 9 पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दिया जा रहा है तो रजिस्टर्ड पर्सन का लोकेशन लेके, अनरजिस्टर्ड को दिया जा रहा है तो प्लेस वेयर पैसेंजर embarks on the conveyance for the continuous journey। पैसेंजर कन्वेंस में किस लोकेशन पे चढ़ा, दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई अगर अनरजिस्टर्ड को दिया जा रहा है। यहां पे एक छोटा सा प्रोवाइजो है कि अगर राइट टू पैसेज दिया जा रहा है फॉर फ्यूचर यूज एंड एम्बार्केशन इज नॉट नोन, अगर आप टिकट सप्लाई कर रहे हो बट आपको नहीं पता कि कहां से वो चढ़ेगा, वो कहीं से भी चढ़ सकता है, एम्बार्केशन कहीं से भी हो सकता है, तो इस पर्टिकुलर सेक्शन पे वो कवर नहीं होगा। देन इट विल गो इन जनरल रूल, एंड जनरल रूल क्या बोलेगा? रेसिपिएंट्स लोकेशन इफ इट इज रजिस्टर्ड, और इफ रेसिपिएंट इज नॉट रजिस्टर्ड, address as per records, and if you don't have address, see the location of the supplier। और लास्ट आता है इस लिस्ट पे जहां पे आपको रजिस्ट्रेशन देखना पड़ता है, इस 12 सबसेक्शन 13 कि यहां पर इंश्योरेंस सर्विस का बात किया गया है। अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो रेसिपिएंट का लोकेशन, नहीं तो जो भी लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट है एट द रिकॉर्ड्स ऑफ द इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंश्योरेंस सर्विसेज। तो ये एक कैटेगरी खत्म हुआ सेक्शन 12 में। अब नेक्स्ट कैटेगरी स्टार्ट होता है सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 से। नेक्स्ट कैटेगरी स्टार्ट होता है सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 से। 12 सब सेक्शन 3 क्या बोलता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विसेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विसेज में एजेंट की सर्विस, आर्किटेक्ट की सर्विस, इंटीरियर डेकोरेटर, लॉजिंग, अकोमोडेशन, हिंस अकोमोडेशन फॉर फंक्शंस जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जो मैरिज हॉल्स लिया जाता है, मैरिज हॉल्स अकोमोडेशन जो आपको एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, जो भी फंक्शंस के लिए दिया जाता है, सब इस सेक्शन में आता है, सेक्शन 12 सब सेक्शन 3। उससे रिलेटेड जितने भी एंसिलरी सर्विसेज है सब इसमें आ जाएंगे। द प्लेस ऑफ सप्लाई इज वेरी सिंपल, चाहे आप रजिस्टर्ड पर्सन को दो चाहे आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को दो, इट इज लोकेशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी। लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर लोकेशन इज आउटसाइड इंडिया देन लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट विल बी कंसिडर्ड टू बी प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर अगेन सेम चीज अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी वाली सर्विस मल्टीपल स्टेट्स में दी जा रही है तो इंडिविजुअल स्टेट्स में जितना वैल्यू चार्ज किया जा रहा है एज पर द कॉन्ट्रैक्ट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन यहां पे भी अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो रूल 4 अप्लाई करेंगे आप। रूल 4 ऑफ द आईजीएसटी रूल्स, अगर सप्लाई डिफरेंट स्टेट या डिफरेंट यूटीज में एट्रीब्यूटेबल है तो वहां पे रेशियो लिखा रहेगा। रूल 4 जब अपने पढ़ेंगे आपको समझा दिया जाएगा कि रूल 4 में 12 सबसेक्शन 3 लगता है, वहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विसेज अगर आपको सप्लाई की जा रही है मोर देन 1 स्टेट से, तो इन दैट केस ईच ऑफ द स्टेट्स विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। वैल्यू क्या लेंगे? एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। बट अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं प्रिस्क्राइब करता तो रूल 4 उसको प्रिस्क्राइब करेगा। फिर आता है 12 सबसेक्शन 4 रेस्टोरेंट सर्विसेज, केटरिंग सर्विसेज, ब्यूटी पार्लर सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज, प्लास्टिक सर्जरी सर्विसेज। तो यहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई होगा द लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म्ड। देन कम्स 12 सबसेक्शन 6 इवेंट एडमिशन सर्विसेज। एडमिशन हो रहा है इवेंट में, कोई कल्चरल प्रोग्राम में, अम्यूजमेंट पार्क में, और उससे रिलेटेड जितने भी सर्विसेज हैं जो वहां पे दिए जा रहे हैं पार्क्स में या फिर अंदर कोई हॉल में, कोई कॉन्सर्ट, म्यूजिक, जो भी सिनेमा हॉल्स, थिएटर, ये एडमिशन फीस पर जीएसटी लगता है। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? लोकेशन ऑफ द पार्क और लोकेशन वेयर द इवेंट इज हेल्ड। सारे सर्विसेज का वही किया जाएगा। देन कम्स 12 सबसेक्शन 10 सर्विसेज सप्लाइड ऑन बोर्ड अ कन्वेंस। सर गुड्स का बात किए थे अलग सेक्शन 10(1)(e) में, यहां पे बात कर रहे हैं 12 सबसेक्शन 10 में कि गुड्स सप्लाइड होती है, सॉरी सर्विसेज सप्लाइड होती है ऑन अ कन्वेंस इंक्लूडिंग वेसल, एयरक्राफ्ट, ट्रेन और मोटर व्हीकल। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? लोकेशन ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर। जो शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ दैट कन्वेंस
कन्वेंस फॉर द कंटिन्यूस जर्नी। आप कहां से चढ़े डज नॉट मैटर, वो कन्वेंस कहां से डिपार्चर हो रहा है दैट मैटर्स, बिकॉज यहाँ पे पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस नहीं है, यहाँ पे सर्विस ऑन बोर्ड सप्लाई किया जा रहा है, तो वो सर्विस का प्लेस ऑफ सप्लाई होगा जहां से वो कन्वेंस स्टार्ट हुआ, डिपार्चर हुआ सर। 12 सबसेक्शन 11 थोड़ा बड़ा है बट बहुत ही प्रैक्टिकल है। टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज, टेली कम्युनिकेशन सर्विस है वो इंटरनेट हो गया, मोबाइल डेटा हो गया, टेली कम्युनिकेशन सर्विस में लीज लाइन चार्जेस हो गया, मोबाइल फोन का हो गया, आपका सिम नेटवर्क का चार्जेस हो गया, ये सारे चार्जेस टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज में प्रोवाइड किए जाते हैं सर। तो अगर फिक्स लीज लाइन चार्जेस है या फिक्स लीज है या केबल लाइन चार्जेस है या फिर मान लो कोई डिश एंटीना रिलेटेड है, तो जहां पर वो इंस्टॉल हुआ, जहां पे वो वायर्स इंस्टॉल हुए, दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर मान लो आपने कोई पोस्टपेड कनेक्शन लिया, मोबाइल इंटरनेट डीटीएच, तो वहां पे बिलिंग एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट विल बी कंसीडर टू बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर वो एग्जिस्ट करता है, और अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर आप ले लेंगे, ठीक है सर। और अगर प्रीपेड मोबाइल है, अगर आप प्रीपेड वाउचर ले रहे हो, प्रीपेड मोबाइल सिस्टम फॉलो करते हो, उसमें जो आप रिचार्ज कराते हो, अगर वो एजेंट के थ्रू रिचार्ज करा रहे हो तो एजेंट का जो एड्रेस होगा वो होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर आप फाइनल कंज्यूमर मतलब फाइनल कंपनी से डायरेक्ट खरीद रहे हो तो पेमेंट जहां पे रिसीव हुआ है या वाउचर सोल्ड हुआ है, दैट विल बी कंसीडर टू बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। और बाकी केसेस में अगर एड्रेस अवेलेबल है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, अगर नहीं अवेलेबल है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर, ये इस पे जनरल रूल एप्लीकेबल हो जाएगा सर, ठीक है। यहां पर भी सर अगर मल्टीपल स्टेट्स में आपका लीज सर्किट्स इंस्टॉल हो गया तो यहां पर भी तो मोर देन वन स्टेट्स आएगा। तो रूल 6 अपने को बोलेगा कि हाउ विल यू एट्रीब्यूट टू इंडिविजुअल स्टेट्स इन द एब्सेंस ऑफ द एग्रीमेंट, वो रूल 6 अपना नीचे लिखा हुआ है, वहां पे आएंगे तो अपने देख लेंगे। नेक्स्ट आता है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज। अगेन सिंपल जनरल रूल जैसा ही है, रेसिपिएंट का लोकेशन, अगर एड्रेस अवेलेबल है, नहीं तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। लास्ट है 12 सबसेक्शन 14 एडवर्टीजमेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड टू स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी या सेंट्रल गवर्नमेंट। जो एडवर्टीजमेंट सर्विसेज उनको दिया जा रहा है तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी ईच ऑफ द स्टेट वेयर द एडवर्टीजमेंट इज रन, डिस्प्लेड और डिसेमिनेटेड या प्लेड, जो भी मोड में कर रहे हैं, या सिनेमा हॉल्स या टेलीविजन चैनल्स या रेडियो या न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बहुत सारे मोड के थ्रू एडवर्टीजमेंट हो सकते हैं। तो ये सब का एलोकेशन रूल नंबर 3 ऑफ आईजीएसटी रूल्स में प्रिस्क्राइब्ड है। हाउ विल इट अप्लाई इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ द एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये है गाइस पूरा प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन नंबर 12 का एक शॉर्ट रिवीजन, जो मैंने शॉर्ट तो मतलब रिवीजन तो है बट मैंने पढ़ा भी दिया, हर एक चीज आपको इजीली सब कुछ रिकॉल होगा। फटाफट वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो, और जरूर अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर करिएगा। रूल नंबर 3 का पूरा यहाँ पे डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि कौन से मोड ऑफ एडवर्टीजमेंट्स में किस बेसिस पे अपोजिशन करना पड़ेगा आपको। किसी के लिए एडिशंस का रेशियो है, किसी के लिए होर्डिंग्स नंबर है, लेंथ ऑफ रेलवे ट्रैक्स, एक बार खुद से देख लीजिएगा, ये सब नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टेंशन मत लो। रूल नंबर 4 आपको याद होगा, 12 सबसेक्शन 3 का एलोकेशन अगर मोर देन वन स्टेट्स में है और आप इंडिविजुअल स्टेट्स का एलोकेशन नहीं निकाल पा रहे हो तो यहां पर अलग अलग सर्विसेज के लिए अलग अलग बेसिस है। अगर लॉजिंग अकोमोडेशन वाली सर्विस है, होटल इन की सर्विस है, तो जितना नंबर ऑफ नाइट्स हर एक प्रॉपर्टी में स्टेड हुआ है उसके बेसिस पे आपको वो रेशियो पे आपको प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना पड़ेगा। अगर सिंगल प्रॉपर्टी 2 और मोर स्टेट्स में है और उससे रिलेटेड एंसिलरी सर्विसेज, मतलब एक ही प्रॉपर्टी 2 स्टेट में अगर डिवाइड किया हुआ है तो इन दैट केस जितना इमोल प्रॉपर्टी का एरिया एक स्टेट में है और दूसरा स्टेट में जितना एरिया है उसके बेसिस पे आपको अपोर्शन करना पड़ेगा एरिया वाइज। वैसे अदर सर्विसेज के लिए भी आपको एरिया वाइज करना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए होटल बोट में या किसी हाउस बोट में, किसी वेसल में अगर आप अकोमोडेशन सर्विस ले रहे हैं तो दैट डिपेंड्स अपॉन द टाइम स्पेंट बाय द बोट ऑन द वेसल इन द ईच ऑफ द स्टेट्स। हर स्टेट्स में कितना टाइम स्पेंड हुआ है उसके बेसिस पे आपको प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना पड़ेगा। उसी तरीके से इवेंट ऑर्गेनाइजिंग सर्विसेज में भी 12 सबसेक्शन 7 में हम लोग ने रूल 5 अप्लाई करवाया था और वहां पर बेसिकली बोला गया कि अगर इवेंट मोर देन वन प्लेस हो रहा है और मोर देन वन स्टेट हो रहा है और कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ नहीं है, देन यू हैव टू derive the place of supply based on GAAP, generally accepted accounting principles. Similarly rule 6 बोलता है टेलीकॉम सर्विसेज के लिए सेक्शन 12 सबसेक्शन 11 में कि अगर लीज सर्किट मोर देन वन स्टेट्स में इंस्टॉल हो रहा है और एक कंसोलिडेटेड अमाउंट चार्ज हुआ और प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिविजुअल नहीं निकाल पा रहे बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर यहाँ पे नंबर ऑफ पॉइंट्स जो ईच स्टेट में लाइड है उसके रेशियो के हिसाब से आपको प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे पॉइंट मतलब क्या हो, लीज लाइन का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट होता है, तो दिस स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट विल बी कंसीडर्ड टू बी 2 पॉइंट्स। और अगर मान लीजिए किसी इंटरमीडिएट पॉइंट के थ्रू क्रॉस करता है तो उस इंटरमीडिएट पॉइंट को भी 1 पॉइंट बोलते हैं। सपोज एक स्टेट में, एक कैलकाटा में एक मान लो एक पॉइंट है, कैलकाटा से एक पॉइंट स्टार्ट होके मान लो खड़गपुर तक वो एक पॉइंट गया तो 2 पॉइंट, और बीच में मान लो इंटरमीडिएट कोई मेजर स्टेशन भी है जहां पे मान लो वो कवर किया है तो
3 पॉइंट्स हो जाएंगे उसको। तो इंटरमीडिएट को भी 1 पॉइंट बोलेंगे अगर वहां पे उस पॉइंट का बेनिफिट उस जगह पर मिल रहा है तो उसको 3 पॉइंट बोलेंगे। सर इतना डिटेल में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम्स में, बट बिकॉज इट्स अ फाइनल एग्जाम आई थिंक इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सारे स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। जो इंटरमीडिएट में एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए इतना रेलिवेंट नहीं है, इतना जो रूल्स मैं बोल रहा हूं, बट येस बाद बाकी जितना डिस्कशन हो रहा है वो आपके लिए भी रेलिवेंट है सर। देन सेक्शन, फिर ये सर और भी रूल्स है, ये रूल्स अपने अभी नहीं करेंगे। रूल नंबर 7 ये एक्चुअली बात करेगा सेक्शन 13 से रिलेटेड। उसके लिए सबसे पहले आपको सेक्शन 13 समझा देता हूं। सेक्शन 13, अब सेक्शन 12 खत्म। सेक्शन 13 में बड़ा सिंपल है। सेक्शन 13 स्ट्रेट अवे बोलता है लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट दोनों में से अगर एक इंडिया के बाहर है तो आप लगाओगे सेक्शन नंबर 13। और सेक्शन 13 में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि रेसिपिएंट का लोकेशन चेक करो, आई मीन रेसिपिएंट का रजिस्ट्रेशन चेक करो। नो, यू डोंट हैव टू चेक एनीवन्स रजिस्ट्रेशन, यू जस्ट नीड टू डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई एक सिंगल रूल के हिसाब से। तो स्टार्ट होता है सेम यहां पर भी 13 सबसेक्शन 2 है जनरल, 13 सबसेक्शन 3 से 13 सबसेक्शन 13 सबसेक्शन 3 से 13 सबसेक्शन 13 है, वहां पे स्पेसिफिक प्रोविजंस लिखे हैं। अगर स्पेसिफिक एप्लीकेबल है तो स्पेसिफिक एप्लीकेबल करिए, वरना आपके ऊपर डिफॉल्ट रूल एप्लीकेबल होगा। डिफॉल्ट रूल बोलता है लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, लेकिन अगर लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट अवेलेबल नहीं है तो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा लोकेशन ऑफ सप्लायर, दैट इज 13 सबसेक्शन 2। नेक्स्ट आता है 13 सबसेक्शन 3, सप्लाई ऑफ सर्विसेज विच यू आर गिवन ऑन गुड्स विच इज फॉर विच गुड्स की फिजिकल अवेलेबिलिटी आपको देनी बहुत जरूरी है। सपोज आपको लैपटॉप दिया जा रहा है मेंटेनेंस रिपेयर करने के लिए, ठीक करने के लिए, आपको वॉच दिया जा रहा है रिपेयर करने के लिए, आपको कोई डायमंड नेकलेस दिया जा रहा है उसको कुछ चेंज करने के लिए, ठीक है, या पॉलिश करने के लिए। तो ये सब कुछ ऐसे गुड्स है या कुछ ऐसे सर्विसेज है सॉरी जिसकी गुड्स की फिजिकल प्रेजेंस आपको देनी जरूरी है, वरना आप इसका सर्विस नहीं दे पाओगे। तो प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन 13 सब सेक्शन 4 के 3 के हिसाब से बोलता है प्लेस ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ सर्विसेज, प्लेस ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ सर्विसेज। सिमिलरली अगर कोई सप्लाई किया जा रहा है, मान लो ब्यूटी पार्लर सर्विसेज या कोई भी सर्विसेज जो कि एक इंडिविजुअल को सप्लाई किया जाता है जिसका फिजिकल प्रेजेंस होना चाहिए, जिसका फिजिकल प्रेजेंस होना चाहिए एट द टाइम ऑफ गिविंग सर्विस, तो यहां पर भी प्लेस वेयर सर्विसेज आर परफॉर्म विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। इसके कुछ एक्सेप्शंस है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज इलेक्ट्रॉनिक मींस में आपको सर्विस दिया जा रहा है, मान लो सप्लायर इंडिया के बाहर है, रेसिपिएंट इंडिया में, और रिमोट में लेके मान लो टीम व्यूअर में लेके या एनी डेस्क लेके वो सर्विस दे रहा है आपको, तो लोकेशन ऑफ द गुड्स एट द टाइम ऑफ गिविंग सर्विस विल बी कंसिडर्ड टू बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर रिमोट लोकेशन से दे रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीन से दे रहा है। और वही अगर सेकंड एक्सेप्शन है, अगर गुड्स आप इंडिया में टेम्पोररीली इंपोर्ट की हो फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस ऑफ रिपेयर और ट्रीटमेंट अदर देन एनी अदर यूज इन इंडिया, और फिर आप उसको एक्सपोर्ट कर दे रहे हो इमीडिएटली विदाउट पुटिंग एनी अंडर यूज इन इंडिया, तो ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। तो प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 एप्लीकेबल होगा, जो बोलेगा लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, और अगर लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट अवेलेबल नहीं है तो हो जाएगा लोकेशन ऑफ सप्लायर। तो याद रखेंगे इंपोर्ट के बाद री एक्सपोर्ट करने पे ये रूल नहीं लगेगा, तब सेक्शन डिफॉल्ट रूल लगेगा, जो कि रेसिपिएंट का लोकेशन बताएगा, रेसिपिएंट तो इंडिया के बाहर होगा। अगर सप्लायर इंडिया में तो रेसिपिएंट इंडिया के बाहर होगा, तो लोकेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई भी इंडिया के बाहर हो जाएगा, उसमें जीएसटी नहीं लगेगा। नेक्स्ट है 13 सबसेक्शन 4, ऑल सर्विसेज रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, चाहे वो इंटीरियर डेकोरेटर का हो, एक्सपर्ट्स हो, रेंटिंग हो, आर्किटेक्ट हो, इंटीरियर डिजाइनिंग हो, जहां पे भी लोकेशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, और कुछ आपको चेक नहीं करना सर, ठीक है। नेक्स्ट सेम एडमिशन फीस हो गया टू पर्टिकुलर इवेंट या ऑर्गेनाइजिंग इवेंट भी इसमें क्लब किया गया है। अगर आपको याद होगा 12/7 में आपको इवेंट ऑर्गेनाइजिंग पढ़ाया गया था, ठीक है, और आपको इवेंट ऑर्गेनाइजिंग आई मीन 12/7 में इवेंट ऑर्गेनाइजिंग पढ़ाया तो एडमिशन फी अलग पढ़ाया गया था, एडमिशन सर्विस अलग पढ़ाया गया। 13 में कंसोलिडेट कर दिया गया इसको कि आप एडमिशन या ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट इंक्लूडिंग एक्सिलरी सर्विसेज प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जहां पे इवेंट एक्चुअली हुआ है, जहां पे इवेंट एक्चुअली हुआ दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। सर ये जो भी बात अपने की है इस सेक्शन में 13.4 में और 13.5 में, अगर ये सर्विस आप मल्टीपल टेरिटरी से दे रहे हैं इंक्लूडिंग इंडिया, मतलब मल्टीपल कंट्री से सप्लाई किया जा रहा है इंक्लूडिंग इंडिया, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी इंडिया, एन इंटायर कॉन्ट्रैक्ट इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। अगर कहीं से भी सप्लाई कर रहे हो, मल्टीपल कंट्री से करो, एक लोकेशन अगर इंडिया है तो प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया हो जाएगा। सेम चीज अगर ये सारे सर्विसेज, कौन से सर्विसेज 13.3, 13.4, 13.5, 13.3 में क्या पढ़े थे, ये गुड्स वाला सर्विस जो गुड्स पर दिया जाता है, 4 में क्या पढ़े थे, इमूवेबल प्रॉपर्टी, 5 में क्या पढ़े थे, एडमिशन ऑर्गेनाइजिंग वाला सर्विस। ये मल्टीपल सर्विसेज अगर हम लोग मल्टीपल लोकेशन से दे रहे हैं इंक्लूडिंग इंडिया तो इंडिया है, और अगर मल्टीपल स्टेट से दे रहे हैं, ठीक है, मोर देन वन स्टेट, तो ईच ऑफ द स्टेट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। और यहां पर भी अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा है हाउ विल इट बी एलोकेटेड, तो यू हैव टू अप्लाई रूल नंबर 7, रूल नंबर 8 एंड रूल नंबर 9।
रूल नंबर 7, रूल नंबर 8 एंड रूल नंबर 9, आपको ये रूल अप्लाई करना पड़ेगा सर। ये रूल्स जनरली फाइनल लेवल के स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है, इंटर लेवल के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बट ठीक है, ये वीडियो कॉमन वीडियो है, ये सब लोग देख सकते हैं। अगर आपको रूल एप्लीकेबल नहीं है तो अब रूल वाला बात मत सुना, आप आगे बढ़ा देना वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट, बैंक्स, एनबीएफसीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर अपने अकाउंट होल्डर्स को सप्लाई करते हैं तो इंटरमीडियरी सर्विस, ठीक है, सॉरी अकाउंट होल्डर्स को सप्लाई करते हैं, लोकेशन ऑफ सप्लायर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई इज पर एस 13(8). सिमिलरली इंटरमीडियरी अगर सर्विस दे रहा है, मतलब इंटरमीडियरी मतलब बी ही इज फैसिलिटेटिंग ट्रेड और सप्लाई बिटवीन सप्लायर और रेसिपिएंट, वो इंटरमीडियरी। तो इंटरमीडियरी जो सर्विस दे रहा है उसका जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा दैट विल बी लोकेशन ऑफ सप्लायर। और लास्ट में हायरिंग अ मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट अप टू 1 मंथ, आई रिपीट अप टू 1 मंथ, ठीक है। यहां पे वेसल्स इंक्लूडेड नहीं है और एयरक्राफ्ट इंक्लूडेड नहीं है, ये दो को हटाकर बाकी जो भी मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट है अप टू 1 मंथ हायर किया जा रहा है, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ सप्लायर। लेकिन सर वेसल्स एक्सक्लूड किया बाद याच इन्होंने इंक्लूड कर दिया, तो यहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ सप्लायर इसी हिसाब से निकाला जाएगा। 13 सबसेक्शन 9 टॉक्स अबाउट गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन अदर देन मेल और कोरियर, तो दैट विल बी सिंपल, जहां पे भी लोकेशन है, जो भी जहां पे भी गुड्स की डेस्टिनेशन है दैट विल बी दी प्लेस ऑफ सप्लाई, जहां पे भी गुड्स की डेस्टिनेशन है दैट विल बी दी प्लेस ऑफ सप्लाई। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, जहां से पैसेंजर इंबार्क किया है ऑन द कंटिन्यूअस जर्नी, फॉर द कंटिन्यूअस जर्नी, दैट विल बी दी प्लेस ऑफ सप्लाई। ऑन बोर्ड अगर सप्लाई किया जा रहा है सर्विस ऑन कन्वेंस, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर, सेम जो सेक्शन 12 में पढ़े थे। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 13 सबसेक्शन 12 टॉक्स अबाउट ओएडआर सर्विसेज, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज का लोकेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। उसमें 7 कंडीशंस अगर आपको याद होगा, इसमें से कोई भी 2 कंडीशन अगर फुलफिल हो गया तो विल डीम दैट रेसिपिएंट इज लोकेटेड इन इंडिया। क्या था वो 7 कंडीशन? बिलिंग एड्रेस जो रेसिपिएंट ने दिया है वो इंडियन एड्रेस है, पेमेंट कार्ड जो यूज किया है वो इंडिया का बैंक का है, बैंक अकाउंट अगर यूज किया है पेमेंट करते समय तो इंडियन बैंक अकाउंट है, सिम कार्ड जो यूज किया है फोन पर एट द टाइम ऑफ रिसीविंग सर्विसेज तो वो इंडियन सिम कार्ड है, समझ रहे। आईपी एड्रेस जो लोकेटेड हुआ है वो इंडियन आईपी एड्रेस है। तो इस तरीके से 7 कंडीशन है, उसमें से कोई भी 2 कंडीशन अगर इंडिया है तो डीम टू बी, क्योंकि ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज में इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट कहां से सर्विस, कौन सर्विस दे रहा है, इसका रेसिपिएंट का लोकेशन इंपॉर्टेंट नहीं होता क्योंकि वो फिजिकल प्रेजेंस इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सर अगर 2 भी कोई 7 कंडीशंस में कोई भी 2 कंडीशन अगर इंडिया है तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया ही मानेंगे, डीम टू बी लोकेशन ऑफ इंडिया दैट इज रेसिपिएंट ऑफ सर्विस। नेक्स्ट आते 13 सबसेक्शन 13 द लास्ट सर्विस, जहां पे गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब, गवर्नमेंट पावर लिया है कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब एनी सप्लाई जिसका डबल टैक्सेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है कोई टैक्सेशन बिकॉज ऑफ रूल्स और बिकॉज ऑफ दिस सेक्शन, तो गवर्नमेंट विल नोटिफाई दो सर्विसेज जिसका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा द इफेक्टिव यूज ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ दैट सर्विस। तो सेक्शन 13 सबसेक्शन 13 गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है कि वहां पे भी लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट जहां पे उसका इफेक्टिव यूज हो रहा है इट विल बी कंसिडर्ड टू बी द प्लेस ऑफ सप्लाई सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन। तो गाइज ऑलरेडी इसमें सर्विस नोटिफाई हो चुकी है, जैसे फार्मास्यूटिकल सेक्टर से रिलेटेड कोई सर्विसेज अगर कोई पर्सन जो इंडिया में है टू अ पर्सन जो इंडिया के बाहर, R&D सर्विसेज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है फार्मास्यूटिकल सेक्टर से रिलेटेड जो इंडिया से प्रोवाइड किया जा रहा है टू अ पर्सन आउटसाइड इंडिया, तो यहाँ पे इफेक्टिव यूज इंडिया के बाहर है तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई भी इंडिया के बाहर ही माना जाएगा, वरना वो डबल टैक्सेशन हो जाएगा। उसी तरीके से रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विसेज जिसको अपने बोलते हैं MRO सर्विसेज, मेंटेनेंस रिपेयर ओवरऑल सर्विसेज, जो कि एयरक्राफ्ट के लिए किया जा रहा है तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई भी लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट होगा। और सिमिलरली अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट है, सेम चीज इन्होंने वेसल्स और शिप्स के लिए भी एप्लीकेबल कर दिया है। अगेन सेक्शन 13 सब सेक्शन 13 इसको नोटिफाई किया है जिसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विस सेक्शन 13 सब सेक्शन 13 में गिरेगा और इसका प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ द recipient guys, ठीक है। So this is all what I wanted to teach you on place of supply, although I tried to make my video very crisp but I can't just teach on without giving supportive explanation, examples, backing rules. This was just a revision class, regular class में हमें 4 से 5 क्लास में इसको पूरा कवर करते हैं and it is very simple. So guys this is all about place of supply. I hope you like the video और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स जिनको जेन्युइनली नीड है इस सिचुएशन में जब पे ऑनलाइन टीचिंग हैज बिकम अ वेरी मतलब प्रिवेलेंट इन इंडिया। तो I am not against it but I am for it, but you should be informed कि आपको जो भी वीडियोस बनाया जा रहा है आपके लिए दैट शुड बी रीचिंग अप टू यू। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन बटन दबाना पड़ेगा,
बिकॉज और भी बहुत सारे चैप्टर वाइज वीडियोस, प्रैक्टिस सेशंस हमारे चैनल में होता है। अगर आपको इसी तरीके से बेनिफिट चाहिए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए। ऑल्सो फॉलो द टेलीग्राम चैनल। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।